आज के सेशन में हम लोग मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करने वाले एमएसए की बात करेंगे। इसमें हम लोग वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों टाइप के एमएसए की बात डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, एमएसए का ये क्या है, फोर्थ सेक्शन है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट प्रोसेस की बात करेंगे, जिसको हम लोग स्वाइपी प्रोसेस बोलते हैं। और उसके बाद वेरिएबल मेजरमेंट सिस्टम स्टडी की गाइडलाइंस क्या है, उसमें हम लोग बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी और गाइडलाइन फॉर डिटरमाइनिंग रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें, जिसको हम लोग गेज आरएनआर बोलते हैं। उसमें हम लोग एवरेज एंड रेंज मेथड की बात करने वाले, रेंज मेथड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा मेथड क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखिए, दूसरे टाइप के एमएसए की बात करें, जो एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, उसके जो मेथड है रिस्क एनालिसिस मेथड, उसमें क्या है, हाइपोथेटिकल टेस्ट एनालिसिस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस टैब मेथड या कापा मेथड। दूसरा क्या है, सिग्नल रिडक्शन मेथड या थियरी। तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में ये एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है सिग्नल रिडक्शन, क्या होता है कापा, और एवरेज एंड रेंज मेथड क्या होता है आरएनआर का, बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी, इन सब का डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल भी बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी बात करने वाले हैं, जिससे क्या हो, वीडियो तो लॉन्ग हो जाएगा, बट जो है इसमें हमें क्लियर जो है समझ में आएगा वेरिएबल एमएससी क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए, अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर्स या वैल्यूज है किसी पार्ट का या थिंग्स का, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप एमन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी नंबर या वैल्यूज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट बोल रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को असाइन करना कि वो कितने नंबर्स में है, कितने जो है चीज़ें हैं वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट सिस्टम? अगर मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है, एक मेजरमेंट प्रोसेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं। जो हमने स्वाइपी की बात किया था, स्वाइपी में क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्क पीस, इंस्ट्रूमेंट, पर्सन, प्रोसीजर और इन्वायरमेंट, ये एज ए इनपुट काम करेगा। और प्रोसेस जो है मेजरमेंट है, आउटपुट क्या होगा, मेजरमेंट का रिजल्ट। तो स्वाइपी प्रोसेस को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो देखिए, जब भी हम मेजरमेंट कोई प्रोसेस करने जाते हैं, मेजरमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए, वर्क पीस चाहिए या पार्ट चाहिए जिस पे आपको मैसेज परफॉर्म करना है, और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि कैलिब्रेटेड हो, पर्सन चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, प्रोसीजर चाहिए, और एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी जाके आप मेजरमेंट परफॉर्म करने लगो, उसका एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की। देखिए, द कंप्लीट प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन मेजरमेंट रिजल्ट्स, combination of operation, procedure, case and other equipment, person, environment and assumption। देखिए, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन मेजरमेंट रिजल्ट। इसमें क्या है, मेजरमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें ऑपरेशन, प्रोसीजर, गेज, अदर इक्विपमेंट आ गया, पर्सन आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, एजम्पशंस आ गया, जैसा हमने बात किया था। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करें तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑन मेजरमेंट रिजल्ट्स एंड असेसिंग देयर suitability for product or process control। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक स्टडी है मेजरमेंट सिस्टम का इफेक्ट का, किस पे, मेजरमेंट रिजल्ट का, और असेसिंग करता है उनकी स्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मेजरमेंट सिस्टम। देखिए, गुड मेजरमेंट सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशन। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका रेजोल्यूशन पावर क्या है, मतलब क्या वो डिटेक्ट कर सकता है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी पार्ट को मीटर स्केल से नापते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो उसमें वर्नियर मिलता है, उसमें क्या है, वेरिएशन मिलता है। और वेरिएशन को बढ़ाना है तो उसमें माइक्रोमीटर में जाते हैं या नैनोमीटर्स में जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर स्टैटिकल कंट्रोल। मतलब जो भी प्रोसेस होगा जिसका हम लोग एमएसए परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टैटिकल कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू जो है, जो एक्यूरेसी है वो परफॉर्म होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए,
क्लोजनेस टू रिपीटेड वैल्यू मतलब बार-बार जो है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जो है आपका रीडिंग कभी 10 आ रही, कभी 12 आ रही, कभी 20 आ रही, तो ऐसा नहीं प्रिसाइज़ होना चाहिए। तो एक्यूरेसी, प्रिसिज़न और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ये 3 चीज़ें हो गई प्लस जो है एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेज़ोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ये क्या कहता है एबिलिटी ऑफ मेजरिंग द स्मॉलेस्ट डिफरेंस शुड बी स्मॉल मतलब जो पार्ट टू पार्ट वेरिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए या एबिलिटी ऑफ मेजरिंग द स्मॉलेस्ट डिफरेंस कम से कम छोटा से छोटा डिफरेंस मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट की क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ये किससे रिलेटेड होगा प्रोसेस वेरिएशन या स्पेसिफिकेशन लिमिट। इसमें एक रूल होता है 1/10 रूल। 1/10 रूल क्या होता है जो लीस्ट काउंट होता है या इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट होता है वो होना चाहिए 1/10 ऑफ द प्रोसेस वेरिएशन। जैसे मान लीजिए कि आपका अ, कोई डायमेंशन मान लीजिए क्या है 10 mm का है तो उसका जो लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट होगा वो क्या होगा कम से कम उसको किसने इक्विपमेंट से लाके 1/10 वाले इक्विपमेंट से हमें उसे क्या है मेजरमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशंस। डिस्क्रिमिनेशंस क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। देखिए हमने अभी बात किया थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें क्या होता है प्रोसेस का वेरिएशन। देखिए प्रोसेस वेरिएशन है इक्विपमेंट क्या है वर्नियर कैलिपर है और जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 mm और उसमें क्या है उसकी रीडिंग्स जो आ रही है वो गिवन है 2.96979899 और 3.00 3.01 3.02 सेवंस रीडिंग्स है। अब देखिए इसमें पार्ट टू पार्ट वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है वर्नियर कैलिपर। अगर इसी को हम माइक्रोमीटर से नापते उसकी रीडिंग और भी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है अभी इजीली डिटेक्ट हो रहा है कि 96979899 ऐसा। अब ये कितना डेटा कैटेगरी है 7 डेटा कैटेगरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर ऑन मेजरमेंट डिसीजन। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कंट्रोल। देखिए प्रोडक्ट कंट्रोल पे आप बात करेंगे कि अगर कोई मेजरमेंट सिस्टम में एरर है तो हमारा डिसीजन कैसा हो जाएगा कि जो अच्छा पार्ट रहेगा उसको हम लोग खराब कहेंगे। दूसरा क्या जो खराब पार्ट है उसको अच्छा बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं अच्छे पार्ट को खराब बोलने को टाइप 1 एरर और खराब को अच्छा बोलने को टाइप 2 एरर। दूसरा जो है जो इफेक्ट ऑन प्रोसेस कंट्रोल। देखिए अगर मेजरमेंट सिस्टम में कुछ एरर है तो डिसीजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोसेस कंट्रोल पे कि हमारा जो प्रोसेस है जो कॉमन कॉज है उसको हम लोग स्पेशल कॉज बोलेंगे जिसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। दूसरा जो स्पेशल कॉज है उसको हम लोग कॉमन कॉज बोलेंगे जिसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। इसी में एक आता है ऑब्जर्व वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल वेरिएंस एंड मेजरमेंट सिस्टम वेरिएंस मतलब जो ऑब्जर्व आपका वेरिएंस आ रहा है वो किसके इक्वल होता है एक्चुअल प्लस मेजरमेंट सिस्टम वेरिएंस क्या है। अगर मेजरमेंट सिस्टम वेरिएंस 0 है तो ऑब्जर्व वेरिएंस आपका क्या होगा एक्चुअल वेरिएंस के इक्वल हो गया। इस बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर। मेजरमेंट सिस्टम एरर की बात करें दो तरह के एरर आते हैं। पहला होता है लोकेशन या एक्यूरेसी एरर। दूसरा होता है हमारा स्प्रेड या डिस्पर्जन और प्रिसीजन एरर। देखिए कई नाम है एक ही चीज़ों का जिसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं उसी को स्प्रेड भी बोलते हैं उसको हम लोग डिस्पर्जन भी बोलते हैं। तो प्रिसीजन में आपका रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी गेज आर एन आर आ जाता है और जो आपका लोकेशन एक्यूरेसी है उसमें आपका बायस लिनियरिटी और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम लोग जो वेरिएबल एमएस से है उसमें सारे जो मेजरमेंट सिस्टम एरर्स हैं हमने कवर कर लिए लोकेशन और प्रिसीजन। तो लोकेशन में आपका बायस लिनियरिटी स्टेबिलिटी आ जाता है और प्रिसीजन में आपका रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझते हैं हम लोग। मेजरमेंट सिस्टम है उसमें क्या है एक्यूरेसी एरर या लोकेशन का एरर। एक्यूरेसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं लोकेशन एरर भी बोलते हैं। देखिए पहले का जो बोल्ड लाइन है उसका लोकेशन अलग है और जो डॉटेड लाइन है उसका लोकेशन अलग है। जो बोल्ड लाइन उसको हम लोग एक्चुअल वेरिएशन बोल रहे हैं। जो ऑब्जर्व वेरिएशन है मेजरमेंट सिस्टम एरर की वजह से उसको हम लोग डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं।
इन दोनों के देखिए लोकेशन जो डिफरेंस है या लोकेशन जो शिफ्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट सिस्टम का एरर बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको जो उस एरर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकेशन शिफ्ट हो रहा है तो लोकेशन एरर या हम लोग एक्यूरेसी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अगर इसको समझना चाहें तो एक ऑब्जर्व वैल्यू है 20 ऑब्जर्वेशन का, उसका 9.98 से 10 mm तक जो है 10.00 आ रहा है, उसका रेंज क्या आ रहा है 0.02 आ रहा है, और जो मीन आ रहा है 9.98 आ रहा है, जो मीन आ रहा है सारे जो 20 ऑब्जर्वेशन से। रेफरेंस वैल्यू क्या है उसका, रेफरेंस वैल्यू की बात करें, देखिए वो ऑब्जर्व वैल्यू था, रेफरेंस वैल्यू की बात करें 9.99 से 10.01 आ रहा है। देखिए रेंज तो 0.02 की रेफरेंस का भी है, क्या होना चाहिए रेफरेंस मतलब एक्चुअल क्या होना चाहिए, आपने ऑब्जर्व जो किया। देखिए एक होता है कि प्रिंटेड है, जो प्रिंटेड है मान लीजिए 5 mm लिखा है, वो क्या है रेफरेंस वैल्यू, लेकिन अब आपका ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है वो आपने बता दिया 20 ऑब्जर्वेशन इतना है। जो रेफरेंस वैल्यू है जब उसको हम लोग देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो उसका रेंज इतना है, उसका मीन इतना है। देखिए इस एग्जांपल में रेंज क्या है, दोनों ही केसेस में क्या है 0.02 है, बट डिफरेंस किस में, मीन में। तो मीन क्या है, उसका सेंटर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका सेंटर अलग अलग है तो लोकेशन क्या है अलग अलग है। इसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एरर या लोकेशन एरर एरर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मेजरमेंट सिस्टम हैज प्रिसीजन एरर। देखिए अगर प्रिसीजन एरर होगा तो क्या होगा, प्रिसीजन एरर होगा तो उसका जो स्प्रेड है, जो डिस्पर्सन है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए एक्चुअल जो वेरिएशन है उसका डिस्पर्जन क्या है, उसका स्प्रेड क्या है, कम है। और जो ऑब्जर्व वेरिएशन है, जो मेजरमेंट सिस्टम एरर आने के बाद उसका वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है या स्प्रेड ज़्यादा है। तो इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन एरर या स्प्रेड एरर हमारे मेजरमेंट रिजल्ट में आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना चाहें तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑब्जर्व वैल्यू जो 20 ऑब्जर्वेशन का है वो हो गया, और इक्वल टू वो कितना आ रहा है 9.98 से 10.02 आ रहा है, और रेंज क्या आ रहा है 0.04 आ रहा है, मीन इसका क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ऐसे ही रेफरेंस वैल्यू की अगर हम बात करें 9.99 से 10.01, इसका रेंज क्या आ रहा है 0.02, मीन सेम आ रहा है। मतलब दोनों केसेस में मीन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रेंज अलग आ रहा है लेकिन मीन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब लोकेशन सेम है लेकिन जो रेंज है वो अलग अलग आ रहा है। किसी में 0.02 आ रहा है जो रेफरेंस वैल्यू है, और जो अपने ऑब्जर्व वैल्यू किया उसमें 0.04 आ रहा है। तो इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन एरर, क्योंकि स्प्रेड अलग आ रहा है, रेंज अलग आ रहा है, तो उसको कैसा एरर बोलते हैं, प्रिसीजन या स्प्रेड एरर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रिसीजन एरर में। देखिए म्यू टोटल इक्वल टू म्यू प्रोसेस प्लस म्यू एमएस से एक्यूरेसी एरर। तो एक्यूरेसी एरर अगर जीरो हो जाएगा तो म्यू टोटल इक्वल टू म्यू प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर टोटल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्रोसेस प्लस सिग्मा स्क्वायर मेजरमेंट सिस्टम प्रिसीजन एरर। प्रिसीजन एरर की बात, ऑब्जर्व प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रोसेस के बराबर होगा अगर मेजरमेंट सिस्टम एरर जो है आपका क्या हो, जीरो हो जाए। फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व प्रोसेस इक्वल टू एक्चुअल प्रोसेस प्लस मेजरमेंट सिस्टम एरर। देखिए जैसा हमने बात किया था लोकेशन एरर डिस्पर्जन एरर, इसमें एक होता है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू के बराबर होगी, कब होगी, जब लोकेशन एरर और डिस्पर्जन एरर आपका जीरो हो जाए। मतलब मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस लोकेशन एरर प्लस डिस्पर्जन एरर। लोकेशन एरर क्या है, एक्यूरेसी एरर, डिस्पर्जन क्या है, स्प्रेड एरर, प्रिसीजन एरर। तो प्रिसीजन लोकेशन अगर जीरो हो जाए तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एमएसए को हमें अब परफॉर्म करना है, उसके लिए प्री कंडीशंस क्या है। देखिए जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो रूटीन मेजरमेंट कंडीशन पे होना चाहिए। उसमें लेवल वन कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अच्छे लेवल का कंट्रोल्स होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशंस होना चाहिए, पर्सन्स क्वालिफाइड होना चाहिए, अननेसेसरी कॉजेज ऑफ वेरिएशन उसमें से नहीं होना चाहिए। अगर हम रिपीटेबिलिटी की बात करें, देखिए, और दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग रिपीटेबिलिटी समझते क्या होता है। रिपीटेबिलिटी क्या होता है, विद इन सिस्टम वेरिएशन, मतलब वेरिएशन जो आएगा मेजरमेंट जो भी आपने रिजल्ट्स में, वो क्या होगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट से हमें करना है परफॉर्म,
और सेवरल टाइम्स करना है एक ही अप्रेजर के द्वारा और आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक और सेम पार्ट पे। देखिए इतनी चीज़ें हमने बात कर ली कि हमारा सिस्टम क्या है, विथ इन सिस्टम है, मतलब पर्सन एक ही होगा, अप्रेजर एक ही होगा और सेवरल टाइम्स वही मेजरमेंट करेगा एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही डायमेंशन को और मतलब एक ही पार्ट पे। तो उसको जो एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। देखिए रिपीटेबिलिटी का जो फार्मूला है सिग्मा रिपीटेबिलिटी इक्वल टू आर ट्रायल डिवाइडेड बाई डी टू स्टार। देखिए जो कि इक्वल टू होता है K1 आर। तो आर मतलब आर पार। अब इसमें क्या होता है K1 इक्वल टू क्या होता है 1/D2। आर क्या है, रेंज है। K1 इक्वल टू 1/D2 स्टार। तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लोग आर ट्रायल्स पे बात करते हैं, कितने ट्रायल्स है डिवाइडेड बाई D2। रिपीटेबिलिटी इज कॉमनली रिफर्ड टू एज इक्विपमेंट वेरिएशन। रिपीटेबिलिटी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विपमेंट वेरिएशन, जबकि ये मिसलीड करता है। देखिए इनफैक्ट जो रिपीटेबिलिटी है उसको आप लोग विथ इन सिस्टम वेरिएशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, विथ इन सिस्टम वेरिएशन। दूसरा आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देखिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अब आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। तो सिस्टम अलग हो गया, मतलब अप्रेजर आपके अलग हो गए। जब अप्रेजर अलग हो गए तो आपको जो है अब जो वेरिएशन आएगा वो कैसा आएगा, एवरेज ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा था रिपीटेबिलिटी में वो मेजरमेंट में आ रहा था, क्योंकि एक ही अप्रेजर था तो उसका वेरिएशन आ रहा था। यहाँ पे अप्रेजर अलग अलग आ गए, सिस्टम अलग हो गया, बिटवीन सिस्टम आ गए। अब इनके अंदर आपस में जो अप्रेजर है उनका जो वेरिएशन आ रहा है, जिसको हम लोग अप्रेजर वेरिएशन भी बोलते हैं, वो होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, डिफरेंट अप्रेजर होंगे, सेम जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, सारे अप्रेजर एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे और आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेम पार्ट पे ये परफॉर्म किया जाएगा। जो भी मेजरमेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देखिए रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दो टर्म्स है। तो रिपीटेबिलिटी को हम लोग इक्विपमेंट वेरिएशन बोलते थे या विद इन सिस्टम वेरिएशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आ गया, बिटवीन सिस्टम मतलब डिफरेंट अप्रेजर आ गए, सेम इंस्ट्रूमेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम पार्ट पे हम लोग। सिग्मा रिप्रोड्यूसिबिलिटी इक्वल टू आर अप्रेजर्स डिवाइडेड बाई D2 स्टार, जो K2 जो है उसका कांस्टेंट हो जाएगा जाके आगे और इनटू। तो ये देखिए डायग्राम से जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट 3 अप्रेजर्स हैं हमारे, उनका जो एरर आ रहा है वेरिएशन वो हम लोग दिखा रहे हैं। अप्रेजर 1 2 3 उनका मेजरमेंट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसको हम लोग गेज RNR बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कंबाइंड वेरिएशन हमें दिखाना है, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन का कंबाइंड वेरिएशन। तो GRR क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू सम ऑफ विथिन सिस्टम वेरिएशन एंड बिटवीन सिस्टम वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज RNR। तो सिग्मा स्क्वायर गेज RNR इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्विपमेंट वेरिएशन प्लस सिग्मा स्क्वायर अप्रेजर वेरिएशन। ये आपका एक रिलेशन होता है RNR का, इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन का कंबाइंड जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग RNR स्टडी के लिए क्या क्या मेथड हैं। देखिए 3 मेथड है। पहला है रेंज मेथड और दूसरा है X बार R मेथड, जिसको हम लोग एवरेज एंड रेंज मेथड बोलते हैं। तीसरा है एनोवा मेथड। ठीक है, देखिए एनोवा जो होता है वो केस ऑफ अप्रोप्रिएट होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है वहाँ प्रेफर ये ज़्यादा किया जाता है एनोवा मेथड। तो आज के सेशन में हम लोग X बार R जो मेथड है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए RNR एवरेज एंड रेंज मेथड, X बार एंड R चार्ट का जो मेथड है या एवरेज एंड रेंज मेथड है उसकी बात हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कंडक्ट करने के लिए सैंपल का सिलेक्शन जो करेंगे, 10 पार्ट्स अगर ले रहे हैं या 10 से ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा साइज, मेजरमेंट, टाइम, कॉस्ट इन सबको रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस वेरिएशन। प्रोसेस वेरिएशन जिसमें जो है सारा कवर होता है, मतलब जो भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमें सारा प्रोसेस का वेरिएशन कवर हो जाए। मतलब कुछ पार्ट जो है हम लोग लोअर टॉलरेंस के लेंगे, 0 टॉलरेंस का, कुछ 25%, कुछ 40%, कुछ 50%, कुछ 60%, 70%, 80%,
100% ऐसे पार्ट लेंगे, तो जो सैंपल का सिलेक्शन होगा वो सारे प्रोसेस के वेरिएशन, सारे टॉलरेंस को कवर कर ले। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। तो सैंपल जो पे आइडेंटिफिकेशन जो हम करेंगे वो विजिबल नहीं होना चाहिए अप्रेजर को, नहीं तो रीडिंग याद कर लेगा। बट लोकेशन मार्किंग फिक्स करना है कि मेजरमेंट कहाँ करना है, वो आपको मार्किंग कर सकते हैं आप कि इसी लोकेशन पे ये बार बार मेजरमेंट करना है। जो भी आपके रूटीन अप्रेजर अप्रेजर का जो सिलेक्शन होगा वो रूटीन होगा और 2 से 3 का। और जो लोकेशन की मार्किंग होगी आपने बता दिया, विजिबल होगा, जिससे अप्रेजर उसको आसानी से देख सके कहाँ पे मार्क, कहाँ पे चेक करना है। और जो सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, कैलिब्रेटेड रूटीन इक्विपमेंट। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होगा, 2 से 3। डेटा का कलेक्शन की अगर बात करें तो नॉर्मल जो मेजरमेंट कंडीशन है उसमें रैंडम ऑर्डर में डेटा को कलेक्ट करना है, पार्ट को सेलेक्ट करना है और ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस को करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। देखिए डेटा कलेक्शन की बात करें, ये डेटा सीट है, तो हमने ऐसे ही डेटा जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं। 48.06 पहला जो अप्रेजर है, पहले सैंपल पार्ट की रीडिंग लिख रहा है 48.060। दूसरा अप्रेजर दूसरा टाइल्स में उसी पार्ट का लिख रहा है 48 पॉइंट, वही अप्रेजर 48.061। ठीक है, ऐसे ही अप्रेजर बी ने मेजरमेंट किया, 2 अप्रेजर हम लोग लिए हैं और 2 ट्रायल्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबका जो है हमने एवरेज और रेंज निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या है, डिटेल में जो प्रैक्टिकल हमारा होगा वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि आर जो डेटा कलेक्शन है हमारा वो कैसे हम करें। इसको प्रैक्टिकल में हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, रेंज और एवरेज मेथड का। देखिए अब इसमें क्या करना है कि जो आर का जो है एवरेज एंड रेंज मेथड है, उसमें क्या है, आपको आपने डेटा क्या किया, इंटर किया। ठीक है, पहले टाइल का रो 1 में, और उसके बाद अप्रेजर बी ने जो है रिजल्ट को इंटर किया इन रो 6 में, मतलब अपने रो में, जैसे मैंने बोला पहले टाइल का, फिर दूसरे टाइल का रिपीट करना, तीसरे टाइल का, ऐसे मतलब जितने भी आपके टाइल्स अगर नीडेड हैं तो हमें वो इंटर करते जाना है। तो पार्ट 1 का 2 टाइल हो गया, पार्ट 2 का 2 टाइल हो गया, अप्रेजर ए ने एक बार 2 टाइल कर लिया, अप्रेजर बी ने कर लिए, ऐसे करेंगे। पहले अप्रेजर ए हो जाएगा, फिर अप्रेजर बी का पहला टाइल हो जाएगा, फिर अप्रेजर ए का जो है दूसरा टाइल, फिर अप्रेजर बी का दूसरा टाइल हो जाएगा पार्ट ए का, ऐसे पार्ट 2 का हो जाएगा। अप्रेजर ए का जो है पहला टाइल हो जाएगा, फिर अप्रेजर बी का जो है पहला टाइल हो जाएगा पार्ट बी के लिए या दूसरे पार्ट के लिए, फिर अप्रेजर जो है ए का दूसरा टाइल हो जाएगा पार्ट सेकंड पार्ट के लिए, और अप्रेजर बी का भी सेकंड हो जाएगा। ऐसे तीसरे पार्ट के पहला टाइल दूसरा टाइल ऐसे हो जाएगा। तो सारी रीडिंग्स हम लोग उसमें सीट में, डेटा सीट में यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर का ग्राफिकल एनालिसिस मैनुअल मेथड कैसा है। देखिए अप्रेजर ये जो है कैलकुलेट किया है, उसका एवरेज निकाल लीजिए, रेंज निकाल लीजिए, उसको जो है ईच पार्ट का और रो में इंटर कर लीजिए। ठीक है, अब डू द सेम फॉर अप्रेजर बी। अप्रेजर बी के लिए भी सेम चीज़ करिए। अप्रेजर ए कैलकुलेट एवरेज एक्स ए बार। देखिए एक्स ए बार क्या होगा, अब यहाँ पे आप जाके देखिए एक्स ए बार क्या है। जो भी आपका एवरेज आ रहा है 10 पार्ट का, मतलब x1 x2 x3 उन सब का एवरेज क्या है, एक्स ए बार। ऐसे रेंज आ जाएगा, जो भी रेंज आपका जैसे पार्ट 1 का जो है आ रहा था, अप्रेजर ए का जो रेंज आ रहा है उनके टाइल्स का, तो ऐसे ही सबका रेंज आ जाएगा यहाँ पे, आर ए आ जाएगा, आर ए बार। ठीक है, मतलब रेंज का एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही अप्रेजर बी का आ जाएगा, एक्स बी बार और आर बी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, एक्स ए एक्स बी हो गया, आर ए आर बी हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इंटर करेंगे रो में। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे पार्ट का रेंज। देखिए डिफरेंस आरपी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैक्स एंड मीन ऑफ 11th एंड मीन ऑफ 11 एंड इंटर इन डेटा शीट राइट मोस्ट रो 11। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मैक्स और मीन जो होगा वो हम इंटर करेंगे आरपी। देखिए अभी हमने यहाँ पे आरपी निकालना है, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कैसे निकालना है। देखिए ये आपने जो है एक्स ए एक्स बी ये निकाल लिया, एक्स ए एक्स बी, ये तो एवरेज था, वो अप्रेजर ए का ट्रायल का एवरेज था, अप्रेजर बी का ये है। रेंज की बात करें, आर बार का यहाँ पे आपने निकाल लिया और आर बी बार निकाल लिया, आर ए बार आर बी बार दो निकाल लिया। देखिए अब हम बात कर रहे थे आर पी वगैरह निकालने का। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है,
एक्स बार डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम जो आया है एक्स ए एक्स बी, या अगर और होता तीसरा प्रेजर एक्स सी, तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस मिनिमम जो वैल्यू है एक्स ए एक्स बी का, वो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक्स बार डिफरेंस। एक्स बार डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब आर क्या होता है, आर डबल बार क्या होगा या आरपी क्या होगा। देखिए आरपी क्या होता है, पार्ट का पहले आप एक पार्ट का एवरेज क्या है, ये है, दूसरे पार्ट का ये है, तीसरे पार्ट का ये है, चौथे पार्ट का ये है। आरपी क्या है, इनमें जो जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम आ रहा है वो क्या है आपका आरपी। आरपी क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। जो आपका एक्सपी बार है, एक्सपी बार जो आपका पार्ट का एवरेज आ रहा है उसका जो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या आएगा, आरपी, ठीक है। अब हम लोग देखिए रेंज चार्ट देख लेते हैं, ये अप्रेजर ए का है या अप्रेजर बी का है। ऐसे ही जो है आपका एवरेज चार्ट आ जाएगा, अप्रेजर ए अप्रेजर बी का हम लोग सेलेक्ट करके बना लेंगे। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि इसका जो एवरेज आया है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक्स का हो गया चार्ट, एवरेज चार्ट। ऐसे ही इसको सेलेक्ट कर लीजिए और चार्ट बना लीजिए, आपका रेंज चार्ट हो गया। और एक्स बी के लिए ये एवरेज को सेलेक्ट कर लीजिए, एवरेज चार्ट हो गया। और रेंज को सेलेक्ट करके हम लोग इंसर्ट में जा करके वो लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ से रेंज का भी चार्ट आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज चार्ट। द एरिया बिटवीन द कंट्रोल लिमिट रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट सेंसिटिविटी नॉइज सिंस द ग्रुप ऑफ पार्ट यूज्ड इन स्टडी रिप्रेजेंट द प्रोसेस approximately one half or more of the average should fall outside the control limit. If the data shows this pattern, then measurement system should be adequate and detect part to part variation. ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली वन हाफ जो होगा या उससे ज़्यादा जो एवरेज होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स होगा। इसका मतलब वो डाटा शो करेगा कि मेजरमेंट सिस्टम जो है वो एडिक्वेट है, डिटेक्ट कर रहा है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, वेरिएशन ज़्यादा आ रहे हैं तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है, अच्छा है। और मेजरमेंट सिस्टम कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस। देखिए अगर हम लोग कंट्रोल लिमिट्स की बात करें तो ज़्यादातर जो कंट्रोल्स हैं वो क्या है, बाहर ही जा रहे हैं, वो क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब मेजरमेंट सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर रहा है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन को, ठीक है। देखिए रेंज तो आपका विथिन आ रहा है, लेकिन जो एवरेज आपकी वैल्यू आ रही है वो बाहर ही जा रही है, तो इसका मतलब मेजरमेंट सिस्टम आपका अच्छा है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, कंट्रोल लिमिट के बाहर होना चाहिए। If less than half fall outside the control limits, then either the measurement system lacks adequate effectiveness resolution or sample does not represent the expected process variation. ठीक है। तो अगर उससे कम जो है कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है एवरेज चार्ट में, तो इसका मतलब है जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें एडिक्वेट नहीं है और रेजोल्यूशन पावर उसका ठीक नहीं है, और सैंपल जो है डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड प्रोसेस, जो प्रोसेस वेरिएशन है सारे प्रोसेस वेरिएशन को कवर किए हुए नहीं है, मतलब सैंपल का सिलेक्शन सही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर हम इसका न्यूमेरिकल पूरा एनालिसिस की बात करें, आर एन आर एनालिसिस लेज आर एन आर की, तो इसमें पहला फार्मूला होता है रिपीटबिलिटी। रिपीटबिलिटी क्या होता है, आर डबल बार इंटू के वन। तो आर डबल बार जो है आप लोग जो चार्ट है, ग्राफिकल चार्ट था वहाँ से निकाल देंगे। देखिए हम लोग बैक जाके देख सकते हैं आर डबल बार की वैल्यू क्या आई थी। देखिए आर डबल बार की वैल्यू अगर हम लोग बार करें, ये आया हुआ है आर डबल बार क्या आएगा, ये मतलब आपका आर डबल बार 0.0013 आया हुआ है। तो आर डबल बार है क्या एक्चुअल में, आर डबल बार है आपका आर ए बार प्लस आर बी बार। जो आर ए बार ये था ना, आर बी बार और आर ए बार, इनका जो है सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अप्रेजर। अप्रेजर कितने, दो, मतलब इनका एवरेज ले लो तो आपका आर डबल बार आ गया। आर ए बार और आर बी बार इनका जो है एवरेज क्या है आपका आर डबल। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ से जो है क्यूपन वेरिएशन आ गया, आर डबल बार आ गया, केवन की वैल्यू कांस्टेंट है। 3 टाइल है तो उसके लिए क्या वैल्यू है, 2 टाइल है उसके लिए वैल्यू गिवन रहती है, 2 टाइल के लिए वैल्यू सी है। ये वैल्यू जो है वहाँ पे रख देंगे, क्यूपन वेरिएशन आएगा। दूसरा क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अप्रेजर वेरिएशन। अप्रेजर वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में है एक्स बार डिफरेंस इंटू के टू का होल स्क्वायर माइनस क्यूपन वेरिएशन डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। देखिए के टू क्या है, कांस्टेंट है। एक्स बार डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक्स बार डिफरेंस के लिए आपको वहाँ डेटा शीट में जाना होगा, एक्स बार डिफरेंस। तो हमने बोला था एक्स से एक्स बी में जो मैक्सिमम है, मतलब जो आपका एवरेज में मैक्सिमम है वो हो गया माइनस मिनिमम।
तो मैक्स माइनस मिन जो है इसमें वो क्या हो गया, एक्स से एक्स बी में जो मैक्सिमम है वो वैल्यू माइनस उसमें जो मिनिमम है वो उसका जो डिफरेंस आएगा उसको एक्स बार डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बार डिफरेंस की वैल्यू हम लोग उठा के रख देंगे। एक्स बार डिफरेंस आ गया, के टू कांस्टेंट है वो हम निकाल लेंगे, कितने अप्रेजर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यूज ये गिवन है। दो अप्रेजर के लिए वैल्यूज ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इक्विपमेंट वेरिएशन ऑलरेडी आपने यहाँ से निकाल रखा है। और ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पार्ट कितना लिया है, 10 या 10 से ज़्यादा जो आप लेंगे वो लिख देंगे। ट्रायल्स आप कितना कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2, 3 हुए तो 3 नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखिए, अब आपने जो है अप्रेजर वेरिएशन इक्विपमेंट वेरिएशन निकाल लिया, तो रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपको निकालना है। उसके लिए उसका फार्मूला क्या है, गेज आर एन आर इक्वल टू अंडर रूट इक्विपमेंट वेरिएशन प्लस अप्रेजर वेरिएशन। तो अंडर रूट कर देंगे, जो आपका इक्विपमेंट वेरिएशन की वैल्यू आई, अप्रेजर वेरिएशन की वैल्यू आई, तो आपका आर एन आर आ जाएगा। अब इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमें क्या है, पार्ट वेरिएशन टोटल वेरिएशन भी निकालना होगा। देखिए, पार्ट टू पार्ट वेरिएशन का फार्मूला क्या है, पी पी इक्वल टू आर पी इंटू के थ्री। के थ्री क्या है, के थ्री तो कांस्टेंट है, वो तो आप टेबल से देख के निकाल लेंगे कि कितना आप जो है पार्ट का ट्रायल्स क्या है उसके हिसाब से निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं या प्रेशर कितना लिए उसके हिसाब से निकल के आ जाएगा। अब आप जो है बात करते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, आरपी कैसे निकालें। देखिए, आरपी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना होगा टेबल में। देखिए, टेबल में आप जा रहे हैं, आरपी मतलब पार्ट का बात कर रहा है, तो सबसे पहले पार्ट का आपने एवरेज यहाँ से सबका निकाल रखा है। पहले पार्ट की रीडिंग का एवरेज ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, सबका आपने निकाल दिया, वो क्या हो गया, आरपी हो गया। अब ये जो आरपी है, ये आरपी क्या होगा, मैक्स माइनस मिन निकाल दो। तो आरपी क्या होगा, मैक्स माइनस मिन, मतलब रेंज आ गया। इन सब में रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपने निकाल दिया तो आरपी आ गया। तो यही आरपी की वैल्यू उठा के वहाँ रख देना। देखिए, अभी आरपी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और कांस्टेंट के थ्री है तो आपका पार्ट वेरिएशन आ गया। मतलब बहुत सिंपल सा है। इक्विपमेंट वेरिएशन के लिए आर डबल बार निकालना, आर डबल बार जो पहले अप्रेजर का रेंज आया था, दूसरे अप्रेजर का रेंज उसका एवरेज हो गया। अब हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या है, आपको निकालना है एक्स बार डिफरेंस। देखिए, एक्स बार डिफरेंस क्या था, एक्स बार डिफरेंस जो था, जो आपकी रीडिंग आई थी एक्स ए एक्स बी, जो एवरेज रीडिंग आई है उसका जो डिफरेंस आ रहा है, उसका जो रेंज आ रहा है वो एक्स बार डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा। तो ऐसे ही आरपी क्या है, आरपी जो है आपका क्या है, जो पार्ट आ रहा था, पार्ट का एवरेज आ रहा था, उसका जो रेंज आ रहा है वो क्या है, आरपी। ठीक है, अब हमने क्या किया, पार्ट टू पार्ट वेरिएशन निकाल दिया। अब टोटल वेरिएशन क्या होता है, देखिए, आर एन आर आपने पहले निकाल रखा था, पार्ट वेरिएशन अभी निकाल लिया। तो इन दोनों का एवरेज जो है रूट मीन स्क्वायर जो है आपका टोटल वेरिएशन आएगा। टोटल वेरिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर एन आर का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम लोग न्यूमेरिकल डाटा की बात करें तो न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, जिसमें जो है आपका जो है इक्विपमेंट वेरिएशन निकाला गया 35.3 और अप्रेजर वेरिएशन क्या है 23.5, और जो आपका आर एन आर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.0014, और परसेंटेज में बात करें 41.2। पार्ट वेरिएशन कितना आ रहा है 91.2। एनडीसी आ रही कितना आपका, वो यहाँ पे आ गया। देखिए, ये सारी एनडीसी 3.12 आ रहा है, मतलब एनडीसी 5 से कम आ रहा है, आर एन आर जो है 41.2 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एक्सेप्टेबल जब कंडीशन में जाएंगे आर एन आर का, तो वहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या हमारा ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है कि नहीं। देखिए, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर हम बात करें इक्विपमेंट वेरिएशन निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, इक्विपमेंट वेरिएशन जो आपका आया था वो डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो परसेंटेज में आ जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज आप अप्रेजर वेरिएशन निकालना है तो अप्रेजर वेरिएशन जो आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए टोटल वेरिएशन से। आर एन आर जो आया आपका उसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए टोटल वेरिएशन से और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो परसेंटेज में आ जाए। ऐसे ही पार्ट वेरिएशन जो आया है आपका उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल, मतलब टोटल वेरिएशन से सबको डिवाइड कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्या है एनडीसी 1.41, या इसको हम अंडर रूट 2 भी बोलते थे, उसकी वैल्यू होती है पीबी डिवाइडेड पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाय गेज आर एन आर। तो ये आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी का एक फॉर्मूला। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी अगर डिटेल में बात करें तो क्या होता है, देखिए AIAG क्या सजेस्ट करता है कि जब भी जो है नंबर ऑफ कैटेगरी लेस देन 2 हो तो मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है,
नो वैल्यू फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस, मतलब मेजरमेंट सिस्टम में लेस देन टू, मतलब कि अब आपकी डेटा कैटेगरी ही नहीं तो जो पार्ट टू पार्ट वेरिएशन आएगा वो कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब कोई जो है डेटा कैटेगरी बन नहीं पाएगी, एक पार्ट दूसरे पार्ट को डिस्टिंग नहीं कर पाएगा उसके। अगर नंबर ऑफ डेटा कैटेगरी जो है, नंबर ऑफ कैटेगरीज 2 है, इसका मतलब जो डेटा है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है। पहला ग्रुप है हाई, दूसरा है लो। जब इसमें 3 हो गया कैटेगरी तो डेटा किस में डिवाइड हो गया, 3 ग्रुप में। पहला हो गया हाई, दूसरा हो गया लो, तीसरा हो गया मिडिल। मतलब लो, मिडिल, हाई, 3 कैटेगरी होगी। अगर इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर वैल्यू जो है, जो नंबर ऑफ डेटा कैटेगरी है 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। इसीलिए एनडीसी की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी या डेटा कैटेगरी की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें, जो मेजरमेंट सिस्टम है जिसका आरएनआर का जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, एरर का। एरर जो है 10% से अगर कम है तो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल है, और 10% टू 30% के बीच में है, फिर मतलब 10% से ज़्यादा 30% से कम है तो मे बी एक्सेप्टेबल विथ जस्टिफिकेशन। और एरर अगर जो है 30% से ज़्यादा है, इसका मतलब मेजरमेंट सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एनडीसी की बात करें तो एनडीसी 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर जो एग्जाम्पल था उसको वैलिडेट करें, जो आपका आरएनआर आ रहा था 41.2 आ रहा था, एनडीसी 3.12 आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, मेजरमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे हमने बोला था मेजर वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू, लोकेशन एरर, डिस्पर्जन। लोकेशन एरर, डिस्पर्जन एरर अगर जीरो हो जाए, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एमएसए को परफॉर्म करने के लिए जो कंडीशन थी वो हमने बता दिया आपको कि इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, अननेसेसरी काजेज ऑफ वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और डाटा जो कलेक्ट करेंगे रूटीन मेजरमेंट कंडीशन पे। अब हम बात करेंगे बायस क्या होता है। देखिए बायस क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि बायस क्या होता है। देखिए बायस क्या होता है, बायस होता है डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। ये रेफरेंस वैल्यू, मान लीजिए आपका कोई रेफरेंस वैल्यू है 5 mm का, ठीक है। तो 5 mm क्या है, आपका रेफरेंस वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है। अब उसका जो आप ऑब्जर्वेशन उसको जो ले रहे हैं, उसको मेजर करने पे जो वैल्यूज बार बार आ रही है उसका एवरेज क्या आ रहा है, मान लीजिए 5.02। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, बायस होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है और सेम पार्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बायस जो है 5 mm का दूसरे पे परफॉर्म कर लिया, तो 5 का जो रेफरेंस है उसी पे ही आपको उसका ऑब्जर्व वैल्यू लेना है। अब बायस को डिटरमाइन करें अगर हम, उसके लिए क्या करना है, आपको पड़ेगा सैंपल और डिटरमाइन करना है रेफरेंस वैल्यूज क्या है, डेटा कलेक्ट करना, डिटरमाइन करना बायस, प्लॉट करना बायस का हिस्टोग्राम, अब रिप्रेस उसका बायस निकालना है, कंप्यूट करना है रिपीटेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिटरमाइन करना है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिपीटेबिलिटी, और डिटरमाइन करना है टी स्टैटिक वैल्यू क्या है बायस के लिए, और कंप्यूट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल और डिसीजन मेकिंग। ये सारे स्टेप्स इसमें हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ऑप्टेन करना है रेफरेंस सैंपल सिलेक्शन। उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा बायस के लिए, सैंपल जो है 20 हो सकते हैं, या प्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, या सिमिलर अदर कंपोनेंट हो सकता है, या मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड हो सकता है। तो सैंपल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा होगा डिटरमाइन रेफरेंस वैल्यू अप करना, आइडेंटिफाई करना है आपको मेजरमेंट लोकेशन क्या है, ठीक है, जिससे कि जो है मिनिमाइज हो इफेक्ट ऑफ मिनिमम पार्ट वेरिएशन। मेजर द पार्ट फॉर 10 n ग्रेटर देन 10 टाइम्स, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा बार जो है आपको मेजर करना है। इन स्टैंडर्ड रूम या टूल रूम with a measurement equipment of better accuracy using standard measurement method। देखिए रेफरेंस वैल्यू इक्वल टू एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं
स्टेप 2 डेटा कलेक्शन। देखिए डेटा कलेक्शन कैसे करना है, रूटीन जो है मेजरमेंट कंडीशन रहेगा, 10 या उससे ज़्यादा जो है टाइम्स हम लोग मेजरमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 बार जो हमने रीडिंग्स ले रखी है। अब इस रीडिंग में क्या है, ट्रायल्स मतलब कई बार लिया है, ट्रू वैल्यू क्या है वो या रेफरेंस वैल्यू क्या है आपका फिक्स है, ठीक है। 6 mm का था और हमारा जो वैल्यू आ रहा है ऑब्जर्व वो अलग अलग आ रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका एवरेज क्या होता है, वो बायस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमने क्या निकाल दिया, एक्स आई, एक्स आई क्या है आपका ऑब्जर्व जो है वैल्यू है वो है माइनस रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू 6 है। तो ऑब्जर्व वैल्यू आपका इसका जो एवरेज आएगा 5.8 5.7 5.9, इनके जो एवरेज आएंगे वो यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाएगी माइनस रेफरेंस वैल्यू 6 से माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए हमने सिंगल वैल्यूज को सारे माइनस किए हैं वन बाई वन। ऑब्जर्व वैल्यू 5.8 है, माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 0.2 आएगा। ऐसे 5.7 से शिफ्ट करेंगे तो 0. माइनस में 3 आएगा। ऐसे 5.9 को करेंगे तो माइनस में 0.1 आएगा। तो ऐसे सारे करते जाते हैं हम लोग वन बाय वन। स्टेप 4 में क्या करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस प्लॉट करते हैं बायस का हिस्टोग्राम। जो बायस वैल्यूज आई थी ना उनको हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लेते हैं और उसमें एनालाइज करते हैं कोई स्पेशल कॉज तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर है तो उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, रिमूव कर देते हैं और रिकलेक्ट करते हैं डेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद, जो कंप्यूट करते हैं एवरेज बायस क्या है, ठीक है। एवरेज बायस हम लोग निकालने जा रहे हैं। एवरेज बायस क्या है, जो भी बायस आ रहा है उनका एवरेज ले लीजिए और उसका जितना ट्रायल्स है या जितने आपने ट्रायल्स लिए उससे डिवाइड कर, तो एवरेज बायस आ गया। देखिए सम बायस कितना आ रहा है, 0.100 आ रहा है। एवरेज बायस कितना आएगा उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज बायस आ जाएगा 0.006 होगा, ठीक है। तो बायस का एवरेज क्या है, एवरेज बायस। अब क्या करना है स्टेप 6 में, कंप्यूट करना है रिपीटेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखिए इक्विपमेंट वेरिएशन हम लोग निकाल रहे हैं, वो क्या है, सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स आई इक्वल टू 1 टू एन समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है। ये आपका इक्विपमेंट वेरिएशन आ रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका, सिग्मा आर की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो सिग्मा आर ऐसे ही आता है, ओवरऑल जो वेरिएशन होगा ऐसे ही आता है। तो इसमें जो है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार आपने निकाल रखा है। देखिए एक्स आई मतलब ये जो आपका ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू का बायस है वो एक्स आई है, ठीक है। तो ये एक्स आई यहाँ पे यहाँ गया, एवरेज वैल्यूज उसकी आ चुकी है एवरेज बायस का, ठीक है। एवरेज बायस आपने निकाल लिया 0.67, एक बार लिख सकते हैं या इसको हर सेक्शन में उसके जो है रो में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है आपका एक्स आई आ गया, एक एक वैल्यूज आ जाएगी और एक्स बार मतलब एक एक जो है इससे माइनस हो जाएगा। तो एक एक जो है एक्स आई एक्स एवरेज वैल्यू से माइनस हो जाएगा, उन सबका समीशन जो होगा सम होगा उसका जो है स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू क्या है, एक्स आई जो है -0.20, अब इसमें इसको माइनस करेंगे -0.0067 से, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एवरेज से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों सम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे दूसरे से करेंगे तो ये वैल्यू आए, तीसरे से करेंगे ये आए, ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी सारी 15 रेटिंग्स की। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मीनिंग यही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर दिए और इन सबको आप जोड़ लेंगे, तो ये आ गया आपका समेशन का पूरा जो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन था, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पूरा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है सारा जोड़ लिया हमने, डिवाइडेड बाई करेंगे एन माइनस वन, एन कितना है 15, उसमें से 1 घटा देंगे 14 आ गया, ये 14 आ गया। और इसको सबको हम लोग जो रूट मीन स्क्वायर था या स्क्वायर निकाल रखे थे इन सबको सम कर लिया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और अब इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लीजिए और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.2120। ये आपका आ गया इक्विपमेंट वेरिएशन या सिग्मा आर की वैल्यू। देखिए परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट वेरिएशन क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई इक्विपमेंट वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन, ठीक है। सिग्मा आर आपने निकाल लिया इक्विपमेंट वेरिएशन, और टोटल वेरिएशन क्या होता है, प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2.5 वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से आपका जो है परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट वेरिएशन आ जाएगा 8.4, ठीक है। देखिए
अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बायस स्टैंडर्ड एरर। एरर क्या आ गया, सिग्मा बी, सिग्मा आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग कितना, 15। सिग्मा आर की वैल्यू हमें पता है, तो सिग्मा बी यहाँ से निकल आ गया। तो बायस स्टैंडर्ड एरर आ गया आपका 0.0547। तो सिग्मा बी की वैल्यू आ गई है। अब आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना है। देखिए सिग्मा आर हमने निकाल लिया था, उसके बाद सिग्मा बी निकाल लिया वहाँ से। तो सिग्मा बी निकाल लिया तो आपको जो है आप लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालिए। लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, बायस माइनस टी इंटू सिग्मा बी, और अपर लिमिट बायस प्लस टी इंटू सिग्मा बी। टी वैल्यू क्या है, वो ऑब्टेन होगा टेबल से, ठीक है। तो देखिए टेबल यहाँ पे गिवन है, और ये अल्फा जो है, जो प्रेफरली 0.05 है, उसकी वैल्यूज के हिसाब से हम लोग टी वैल्यू टेबल से निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में क्या है, लोअर लिमिट क्या है, देखिए बायस की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बायस निकाला था 0.067, जो एवरेज बायस आया था वो यहाँ पे लिख दिया आपने, माइनस टी वैल्यू क्या है। अब देखिए टी वैल्यू अगर हम लोग देखें कितना आ रहा है, देखिए अगर टी वैल्यू हम लोग देखें, सैंपल साइज कितना है 15 के लिए, कितना आ रहा है 2.145 टेबल से आ रहा है। तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा बी। सिग्मा बी अभी हमने निकाला था, सिग्मा आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन से, वो कितना आया था इधर 0.0547, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिए। इससे जो है हमारी लिमिट्स आ गई, एक लिमिट हमारी नेगेटिव में आ रही है, दूसरी जो अपर लिमिट है वो पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब, और जीरो के बहुत क्लोज है, इसका मतलब जीरो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बायस एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि 100 1 माइनस अल्फा परसेंटेज कॉन्फिडेंस लेवल इफ जीरो लाइज बिटवीन लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्रीज, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ बायस अगर जीरो लाइज कर रहा है, इसका मतलब बायस क्या है, हमारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जीरो इनके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए बायस हमारा क्या है, acceptable। देखिए अगर बायस जो है स्टैटिकली नॉन जीरो, जीरो ना हो, तो उसके लिए क्या है, पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, एरर इन मास्टर, मतलब बायस जीरो नहीं, कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मास्टर में एरर है, रेफरेंस वैल्यू में कुछ एरर है, चेक करता है मास्टरिंग का प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट वन आउट हो गया हो, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग जो है डायमेंशन मेट कर रहा है, या इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग हो है वो रॉन्ग करेक्टरिस्टिक कर रहा है, या जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है प्रॉपर्ली, या इम्प्रॉपर यूज हो रहा है ऑपरेटर द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं बायस स्टडी। देखिए बायस स्टडी का हमने ये क्या है, एक पीपीटी लगा रखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे जो है ग्राफिकली हम लोग बायस स्टडी कर रहे हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल देखना है वो भी देख सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग बायस स्टडी करने जाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मास्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कि ये मास्टर है। मास्टर मान लीजिए हमारा कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या कोई बेट बॉक्स है मान लीजिए, तो वो हमारा क्या था, मास्टर था, ठीक है। अब उसका हमें बायस निकालना है, या कोई मान लीजिए डायमेंशन है, स्पेसिफिकेशन है 50 प्लस माइनस 0.1 का, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर से हम लोग जो उसका लिस्ट काउंट 0.01 का है, उस डायमेंशन को हमें मेज़र करना। अब उसको हम मेज़रमेंट करते हैं। अब हमें पता है कि ये मास्टर का जो वेरिएशन है 50 प्लस माइनस 0.1 के अंदर है, ठीक है। मतलब इसका जो स्पेसिफिकेशन है मास्टर का 50 प्लस माइनस 0.1। अब बार-बार जो है हम वर्नियर कैलिपर से उस रीडिंग को नाप रहे हैं, जो भी रीडिंग आती है, कभी वो 50.01 आती है, कभी 50 आती है, कभी 49.98 आती है, कभी 49.99 आती है, जो भी वैल्यू आती है वो लिख देते हैं। तो हमारा मास्टर क्या है, 50 से 49.9 से लेकर के 50.0, ठीक है। अब क्या होता है, 50.1 सकते हैं, 50.1 से 49.9 जो भी है, ये आपका जो है क्या हुआ, मास्टर का रेंज हो गया, ठीक है। अब हमें पता है ये रेंज है, अब इसके बाहर भी वैल्यू जा सकती है, इसके अंदर भी, जो भी बायस आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, और उसका एवरेज ले लेते हैं जैसा हमने अभी बात किया था, और उसका सिग्मा बी निकाल लेंगे। तो पहले तो सिग्मा बी निकाल लेंगे, सिग्मा आर निकाल लेंगे, फिर सिग्मा आर से सिग्मा बी निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, हम लोग उसकी लिमिट्स निकाल लेंगे और लिमिट देखेंगे कि क्या जीरो उसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर जीरो लाई कर रहा है तो बायस क्या है, एक्सेप्टेबल। टी वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स में जो है आप इसकी वैल्यूज देख सकते हैं, टी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लिमिट्स निकालने में आसानी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ बायस थ्रू द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग या मेजरमेंट रेंज ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका मतलब ये क्या है, जो लीनियरिटी है वो बायस ही है ओवर मेजरिंग रेंज। जो मेजरमेंट का रेंज है, ऑपरेटिंग रेंज है, उस सारे को कवर करना है। मतलब बायस जो है, जो मेजरमेंट का या ऑपरेटिंग रेंज है, मान लीजिए कोई आपका इक्विपमेंट है या बर्नियर है, बर्नियर कैलिपर है या इंस्ट्रूमेंट्स है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बर्नियर कैलिपर है, बर्नियर कैलिपर का मान लीजिए 150 mm का है, तो उसका ऑपरेटिंग रेंज कितना हो गया, 0 से टू, या रेंज क्या हो गया 100, 150 का है तो 150 हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हमें सारे ऑपरेटिंग रेंज पे जो है हमें बायस का निकालना है। मतलब 10 mm में क्या बायस आ रहा है, 20 में क्या आ रहा है, 30 में क्या आ रहा है, 50 में आ रहा है, 60 में आ रहा है, 80 में आ रहा है, 100 में आ रहा है, 120, 150 में क्या आ रहा है, उन सब के बायस का एवरेज निकालेंगे और उनको प्लॉट करेंगे, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बायस निकाल के उनको प्लॉट करने वाले, ये इसका रेंज है। देखिए अगर हम लोग लीनियरिटी के स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस सैंपल, डिटरमाइन करेंगे रेफरेंस, और वैल्यू जो कैलकुलेट करना है बायस का वो करेंगे, चेक करेंगे लीनियर रिलेशन, ड्रा करेंगे बेस्ट लाइन, ड्रा करेंगे कॉन्फिडेंस बैंड, डिटरमाइन करेंगे रिपीटेबिलिटी रेट, डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल ऑफ लीनियरिटी। देखिए लीनियरिटी के एग्जांपल की बात करें, हमने क्या है, देखिए सैंपल्स ले रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आ रही है, सैंपल की रेफरेंस वैल्यू आ रही है, वो 2 4 6 8 10 आ रही है। अब इसका जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 का 2.492 आ रहा है, 4 का 4.125 आ रहा है, 6 का 6.025 आ रहा है, 8 का ऐसे 7.7 कम आ रहा है, और 10 का जो है 9.3 कम आ रहा है। तो अभी आपका क्या करना है, जब हम लोग बायस इसका निकालेंगे, तो जो एवरेज ऑब्जर्व वैल्यू है उससे माइनस करेंगे रेफरेंस वैल्यू को, तो इससे पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा बायस, ठीक है। अब इस बायस को हम लोग प्लॉट कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा, जीरो, सिंस जीरो लाइन डज नॉट लाई विथिन द कॉन्फिडेंस बैंड ऑफ द फिटेड लाइन। देखिए ये जो कॉन्फिडेंट बैंड है फिटेड लाइन में, अगर जीरो लाइन इसमें लाइज नहीं कर रहा है, तो बायस लीनियरिटी जो है हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लीनियरिटी एक्सेप्टेबल कब होगी, जब बायस जो है इक्वल टू जीरो होगा, और क्या होगा, लाइन जो है लाई करेगी इंटायरली विद इन द कॉन्फिडेंस बैंड ऑफ द फिटेड लाइन। उसमें फिटेड लाइन में लाइन जो है कॉन्फिडेंसली लाई करे, ठीक है। अब एग्जाम्पल टू देखिए, एग्जाम्पल टू में क्या है, रेफरेंस वैल्यूज हैं, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में आपकी लीनियरिटी जो है लाइज नहीं किया, जीरो जो है, जीरो बायस लाइन जो है वो लाई नहीं करी विद इन द कॉन्फिडेंस बैंड ऑफ द फिटेड लाइन, तो इसलिए जो है आपका क्या है, लीनियरिटी एक्सेप्टेबल नहीं थी। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि जो आपका, देखिए इसमें क्या था, ये बायस की लाइन थी, ठीक है, ये बायस की वो था, लेकिन आपका फिटेड लाइन अलग अलग आ रही थी, ठीक है, तो ये लीनियर नहीं था। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, हमने 5 सैंपल लिए हैं, पांचों सैंपल का रेफरेंस वैल्यू क्या है, 13.9 है एक का, दूसरे का 34.2 है। अब देखिए 13.9 का वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इसका क्या है, इसकी भी कम आ रही है, इसका क्या है 68.7 का तीसरे सैंपल का रेफरेंस वैल्यू, की वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। इसमें क्या है 92.3 है, इसका कम आ रहा है, इसका क्या है रेफरेंस वैल्यू 130.9 है, इसमें क्या है 130.9 ही एवरेज आ रहा है। अब इसका क्या है, हम लोग जब बायस निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब ये क्या कर रहा है, एक लीनियर बना रहा है, मतलब जो जीरो है वो लाइज कर रहा है विद इन द कॉन्फिडेंस बैंड ऑफ द फिटेड लाइन, तो इनके बीच में क्या है, जीरो लाइज कर रहा है। अगर जीरो लाइज कर रहा है तो लीनियरिटी हमारी क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आप देखिए
ये जो प्लॉट है, ये देखिए दो वैल्यू से, पहली वैल्यू यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, इन सब के बीच में जो है जीरो लाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उनके बीच में जीरो लाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेबल है, इन सब के बीच में क्या है, जीरो लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए लीनियरिटी की अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, देखिए ये क्या है, आपके मास्टर्स हैं, आपने 10 का ले लिया, 20 का ले लिया, 50 ले लिया, 100 ले लिया, 125 ले लिया, मतलब ये आपके मान लीजिए एमएम के कोई जो है आपकी रीडिंग लेनी है, या उस एमएम के आपने जो है कुछ नाप रखे हैं, ठीक है। तो मास्टर वैल्यू उसकी क्या है, 10, 20, 50, 100, 125, ठीक है। अब उसका जो है ऑब्जर्व वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि जो रेफरेंस वैल्यू है 10, 20, 50, 100, 125 का क्या एक्चुअल वैल्यू आ रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने सब लोग लिख लिया, कितनी रीडिंग्स लिया हमने, एक रेफरेंस वैल्यू का 20 रीडिंग लिया, ऐसे ही हमने ले लिया, पांचों रेफरेंस का वैल्यूज निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, देखिए ये क्या है, आपका टी वैल्यू है, टेबल वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि हमारी कितना रीडिंग है, 20 रीडिंग है, उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यूज आई थी जो है, उन सबको जो है हम बायस निकाल लेंगे, उस बायस को जो है निकाल लेंगे, उसके बाद सबका जो है हम लोग एक्स बार, वाई बार, ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। टी स्टैटिक निकाल लेंगे, मतलब टी स्टैटिक वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे फार्मूला रख कर। तो जो टी स्टैटिक वैल्यू है वो क्या आ रहा है आपका 1.64, और जो टेबल की वैल्यू है टी की वो क्या आ रहा है 4.03। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिनियरिटी एक्सेप्टेबल है, क्यों कि वैल्यू ऑफ जो टी स्टैटिक्स है वो लेस देन होनी चाहिए वैल्यू ऑफ टी टेबल वाली, टेबल वाली वैल्यू से टी स्टैटिक वैल्यू कम होनी चाहिए, तो बायस आपका वो आपकी लिनियरिटी क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब आप बात करते हैं स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का क्या है, टोटल वेरिएशन इन द मेजरमेंट ऑब्टेन विथ ए मेजरमेंट सिस्टम। देखिए इसका मतलब क्या है, सेम मास्टर व्हेन मेजरिंग ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ओवर स्टैंडर्ड टाइम। बहुत सिंपल सा है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, चेंज ऑफ बायस ओवर टाइम। मतलब आज हमने मान लीजिए कोई 5 mm का डायमेंशन का मेजरमेंट किया, तो इसका जो है कल रीडिंग क्या होगी, परसों रीडिंग क्या होगी, उसी डायमेंशन का, उसी पार्ट का परसों क्या होगा, और 30 तारीख को क्या होगा, 5 को क्या होगा, 7 को क्या होगा, पूरे महीने उसकी अगर रीडिंग लेते हैं, नेक्स्ट मंथ लेते हैं, 6 मंथ में क्या होगा, 1 ईयर में क्या होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे जो है मान लीजिए कोई बेइंग वेट बॉक्स है, या बेइंग आपका वेट है 5 kg का, 5 kg का आपका वेट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में क्या उसकी रीडिंग आ रही, कल क्या आ रही, परसों क्या आ रही है, ऐसे पूरे महीने उसकी रीडिंग्स ले लेते हैं। तो उसका जो स्टडी करते हैं वो क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। वो जो बायस आ रहा है, जो उसमें चेंज आ रहा है रेफरेंस वैल्यू, मतलब 5 kg की जो रीडिंग एक्चुअल बता रही है, ऑब्जर्व बता रही है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है डेली का डेली, वो सब वो क्या शो करता है, उसका जो बायस आ रहा है वो उसकी स्टेबिलिटी बताती है, जो डिफरेंस आ रहा है बायस वैल्यू में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सेलेक्ट करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, सेलेक्ट करते हैं बायस के लिए, और स्टेबलाइज करते हैं रेफरेंस वैल्यू उसकी क्या है, उस रेफरेंस स्टैंडर्ड की, और डिटरमाइन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, डिसाइड करते हैं सब ग्रुप साइज क्या है, सब ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या है, डेटा का सब ग्रुप कितना है, डेटा का कलेक्शन करना है हमें, डिटरमाइन करते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंट्रोल लिमिट्स एक्स बार आर चार्ट में, प्लॉट करते हैं चार्ट में, और एनालाइज करते हैं यानी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन तो नहीं है, डिसीजन लेते हैं मेजरमेंट सिस्टम स्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, और कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन अदर नहीं हो रही है, अदरवाइज नॉट स्टेबल एंड नीड इम्प्रूवमेंट। देखिए एग्जांपल स्टेबिलिटी की बात करें तो हम क्या करते हैं कि एग्जांपल से इसको समझते हैं क्या वैल्यू है और कैसे इसको निकालना है। देखिए ये कह रहे हैं कि एक जो है हमने डिटरमाइन किया है स्टेबिलिटी ऑफ न्यू measurement instrument is acceptable. The process team selected a part near the middle of range of the production process. Determine reference value, मान लीजिए उसका क्या है 6.01, measured this part 5 टाइम, 5 बार मेजर किए, 20 सब ग्रुप बनाए। आफ्टर ऑल द डेटा वेयर कलेक्टेड एक्स बार एंड आर चार्ट वेयर डेवलप। तो एक्स बार आर चार्ट हमने उसका बना दिया, ठीक है, उसका मीन क्या आ रहा है और उसके कंट्रोल लिमिट्स क्या है, ये सब हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करते हैं,
Control chart analysis for stability. तो analysis of the control chart indicate that the measurement process is stable since there are no obvious special cause effect visible. अब देखिए आपने क्या किया जो है स्टेबिलिटी के लिए